दफ्तर से आकर जब गौरव ने यह सूचना दी कि आज रात की गाड़ी से अम्मा जी हरिद्वार से आ रही हैं, तो मेरे तो हाथ पांव भी फूल गए। यह क्या विस्फोट कर दिया गौरव ने। न चिट्ठी न फोन, एकदम से आने का कार्यक्रम बना लिया। गौरव को तैयार होता देख दबी जुबान से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? न कोई सूचना न पत्र। अपने घर आने के लिए क्या माँ को इजाज़त लेनी पड़ेगी? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं भी झल्ला उठी। लेकिन इन 2 कमरों के मकान में मैं उन्हें कहाँ ठहराऊंगी? अगले सोमवार से बेटियों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अम्मा जी को तो सुबह उठते ही पूरे अलाप के साथ हरिभजन करने की आदत है। बेटियां पढ़ेंगी क्या? बेवकूफ़ी की बातें मत करो रेवती। वह मेरी माँ है। बड़े भैया उन्हें ट्रेन में बिठा चुके हैं। वह आ रही है तो बस आ रही है, कोई टिप्पणी नहीं। यह घर उनका भी है। उनके लिए पहले जगह निकालना, चाहे मुझे बैठक में ही क्यों न सोना पड़े। भारे मातृभक्ता। भूल गए वे दिन जब सारे समय अम्मा जी मेरे पीछे पड़ी रहती थी। कुल 6 माह की शादी के बाद हम उनके साथ थे। फिर गौरव के साथ मैं भी मुजफ्फरनगर आ गई थी। उन 6 माह में अम्मा जी के साथ मेरा अनुभव अच्छा न था। क्या मिला, क्या नहीं मिला, या बड़ी बहू के यहाँ से क्या मिला था? यानी सिर्फ मेरे मायके की आलोचना। बात है इतनी तीखी कि सीधे दिल में उतर जाए। फिर एक आध बार ही वह यहाँ आई थी। मैंने भी सिर्फ फर्ज अदायगी ही की थी। वह भी ज़्यादा न बोलती। हाँ, बाहर का कोई आता जाता तो आसपास ही टोलती रहती। उन दिनों बड़ी ननद जो आगरा में थी वह भी आ जाती। 10-15 दिन बच्चों की पढ़ाई का खूब हर्जा होता। सुबह से ही शंख एवं घंटी बजना शुरू हो जाती। रामायण भी जोर जोर से पढ़ती। इस कारण सबकी नींद जल्दी खुल जाती। बेटियां तो दिन भर अलसाई रहती। मैं भी थोड़ी देर से उठती थी, क्योंकि बेटियों का स्कूल 11 बजे से और गौरव का दफ्तर 10:30 बजे से रहता था। घर की सारी दिनचर्या उनके आने से उलट पलट जाती। अब बाबूजी भी नहीं थे, सो तीनों बेटियों के पास कुछ दिन रहकर वह अपने दिन बिता रही थी। गौरव उन्हें लेने रेलवे स्टेशन चले गए थे। मैं रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मन अम्मा जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उनके पूजा पाठ एवं भोजन में जात पात व छुआछूत बर्तन के कारण कोई बेटा बहू उन्हें स्थायी रूप से रखने को तैयार न थे। गांव की खेती अधिया पर दे रखी थी। कभी कभी ही वह गांव जाती, वह भी किसी बेटे को लेकर। मेरी तो जान सूख रही थी। उनके आने के समाचार से गोल गोल आंखें नचाकर वह सारे दिन घर का निरीक्षण करती रहती। अब न तो चौके में कोई चप्पल पहनकर जा सकता था, न हमारी पसंद का भोजन पक सकता था, और न इनके मित्र व उनके परिवार धड़ल्ले से यहाँ आ सकते थे। इनके एक दोस्त अक्सर आते थे। उनकी पत्नी बीमार रहती थी, सो जब आते भोजन करके जाते। एक दिन अम्मा जी ने टोक दिया था, बहू यह 10 दिन में 3 बार आकर खा चुके हैं। तुम लोग कितनी बार गए हो उनके यहाँ? असल में उनकी पत्नी अस्वस्थ रहती है। मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लगती। अब भरी हुई देह पर डाइटिंग करेगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? पति पत्नी एवं बच्चों के साथ शहर के 1 या 2 कमरे वाले मकानों में इतनी जगह कहाँ होती है कि वह किसी तीसरे को रख सके, चाहे वह अपना कितना ही आत्मीय क्यों न हो। यह सोच मेरी थी। मैंने गौरव के साथ गृहस्थी का एक एक सामान उसके वेतन से ही जुटाया था। मेरा अधिकांश सामान तो बगैर खोले छोटी ननद की शादी पर दे दिया गया था। हर माँ बाप की तरह मेरे माता पिता ने भी बरसों अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ा था। वह इस कारण नहीं कि मेरी ननद को दे दिया जाए, लेकिन मैंने और गौरव ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर बाबूजी भी न थे। पैसे की दिक्कत थी ही।
सो मैंने भी संतोष कर लिया। गौरव के जाने के बाद मुझे फिर ट्यूटर का ध्यान आ गया था। नंदी ने आज फिर कहा था कि उसे संस्कृत में दिक्कत होती है, कोई मास्टर लगवा दें। हमारे समय में तो बोर्ड में ही हिंदी के तीसरे पर्चे में संस्कृत हुआ करती थी। अब तो 5वां दर्जे से ही संस्कृत पढ़ाई जाती है। चिंता से मेरा दिमाग चकरा गया। डर रही थी कहीं उड़ा रंग देखकर अम्मा जी मुझे बीमार न समझ लें। फिर एक उपदेश, आजकल की लड़कियां आए दिन सिर दर्द तो कहीं पेट दर्द। अम्मा जी को मैंने वास्तव में कभी बीमार नहीं देखा। उसका सोने सा दमकता रंग, पके बाल, सफ़ेद स्वच्छ धोती और पाँव में लकड़ी की कड़ाऊनुमा चप्पल। पूजा के बाद माथे पर जो चंदन का टीका लगता वह दूसरे दिन नहाने पर ही धुलता। बोली सदी हुई, चाहे वह प्रशंसा में ही खुलती या आलोचना में। बेटियों को भी दादी के आने की सूचना मिल गई। बड़ी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन छोटी बिदक गई। ओ माँ, हमारी परीक्षा पास है। दादी के कारण हमारी पढ़ाई का कितना हर्जा हुआ। वह सुबह से भजन गाने लगेगी, उठो श्याम जागो, रैन रही थोड़ी। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर के बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। वह इस घर की सदस्य है, जब चाहे आ सकती है। तुम लोग कमरा अंदर से बंद करके पढ़ना। 11 वर्षीय नेहा एवं 8 वर्षीय नंदी 7वीं एवं 5वीं कक्षा में थी। पढ़ने में तेज थी। इधर नेहा एवं नंदी को संस्कृत की समस्या ने घेर लिया था। उनके नंबर जब कम आने लगे तो हम किसी ट्यूटर को ढूंढने लगे। स्कूल में भी संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ाई जाती। गौरव जब अम्मा जी को लेकर लौटे तब तक मैंने खाना बना लिया था। एक टीन का बक्सा, छोटा होल्डाल एवं बड़ा झोला, यही सामान था उसका। 7 घंटे की अकेली यात्रा में थकी अम्मा जी के लिए गर्म पानी रखकर मैंने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। तरोताज़ा होकर स्वच्छ कपड़ों में जब वह बाहर निकली, मैंने गर्मा गर्म हलवा उनके सामने रख दिया। गौरव ने एक बार मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर खुद कपड़े बदलने चल दिए। इस बार अम्मा जी पूरे 2 साल बाद आई थी। इसके पूर्व 1 वर्ष वह हरिद्वार बड़े जेठ के पास थी। वह धार्मिक स्थल उन्हें ज़्यादा पसंद आ गया था और उनका इरादा वही बस जाने का था। पर जाने क्या बात हो गई जो वह वापस आ गई थी। नाश्ते के बीच ही उन्होंने बेटियों को बुलाकर प्यार किया। दोनों के लिए वे बड़ी सुंदर 2 पेन लाई थी। मेरे लिए शिफॉन की एक साड़ी, उसका रंग हल्का था। मैं समझ गई किसी ने यह साड़ी उन्हें दी होगी। उसे मेरे लिए उन्होंने रख लिया। अम्मा जी के ठहरने का प्रबंध मैंने अपने कमरे में कर दिया। बैठक में एक तख्त पड़ा था, उस पर गौरव का बिस्तर लगाकर हम खुद कालीन पर सो गए। अम्मा जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वहाँ जो वह लेटी तो गहरी नींद में सो गई। ऐसा लग रहा था जाने कितनी रातों से सोई नहीं है। रात में मैं गई तो देखा कंबल नीचे पड़ा था। कंबल उठाकर उन्होंने उड़ाया तो वह सिकुड़ गई। इस समय उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि वह कोई शिशु नजर आ रही थी। वैधव्य की तपिश चेहरे पर फैल चुकी थी, पर स्वयं की गरिमा से वह भरी हुई थी। रात में गौरव ने धीमे से कहा, अम्मा के आने से यदि थोड़ा कष्ट भी हो तो उठा लेना। वह तो पक्का फल है, कब गिर जाए। अपने व्यवहार से उन्हें निराश न करना। मैं कुछ न बोली। जाने क्यों जो उथल पुथल सुबह से मची थी इस समय नहीं थी। मस्तिष्क पर कोई तनाव भी न था, लेकिन सुबह अम्मा जी के शंखनाद से नींद खुल गई। जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रही थी। मैंने कान पर तकिया रख लिया। घड़ी 5 बजा रही थी।
घर भर का सोना हराम हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि सो लूं, पर सफलता नहीं मिली। सुबह बेटियों का मुंह अलग से फूला था। माँ, ट्यूटर का प्रबंध हो गया क्या? पापा ढूंढ रहे हैं बेटा। तब तक गैट से काम चलाओ। माँ, यह दादी तो सुबह सुबह बहुत शोर करती है। कहते कहते नंदी गौरव को आता देख चुप लगा गई। तभी अम्मा जी भी आ गई। मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ता अम्मा जी के कारण मैंने शाकाहारी बनाया था। देखते ही वह बोली, यह क्या बहू, नाश्ते में अंडा नहीं है? ठंड भी शुरू हो गई है। बच्चियों को रोज खाने में अंडा दिया करो। मुझे और आश्चर्य तब हुआ जब वह स्वयं कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अब तक तो वह चौके में जमीन पर ही बैठकर पीड़ा लगाकर खाती पीती थी। नाश्ता करके झोले से एक पुरानी बुनाई निकालकर वह धूप में बैठकर उसको बुनने लगी। बेटियां स्कूल चली गई और गौरव दफ्तर। मैं घर समेटने लगी। इस बीच अम्मा जी एक बार भी अंदर नहीं आई। कई बार तो उनकी उपस्थिति से मैं अनजान रही। दोपहर में उन्हें भोजन के लिए बुलाने गई तो आकर चुपचाप बिना कोई मीन मेख निकाले खा भी लिया। मुझे उनके व्यवहार में महान परिवर्तन दिख रहा था। गौरव से भी वह धीमे धीमे न बतियाकर हम सबके सामने बात करती। पास पड़ोस में न जाती। कोई मिलने आता और उन्हें पूछता तो थोड़ी देर को आकर बैठ जाती। मुझे लगता यह परिवर्तन या तो अस्थायी है या हरिद्वार से अम्मा जी कोई गहरी चोट लेकर लौटी हैं। रात में उन्होंने कमरे में सोने को मना कर दिया। अरे, बच्चों के कमरे में ही एक चारपाई डाले, पर उनके पढ़ने से आपको परेशानी होगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है उजाले में सोने की। फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की। शनिवार को नाश्ते में मैं सबको चिवड़ा दही देती थी। सबके साथ मैंने अम्मा जी के लिए एक बड़े कटोरे में चिवड़ा दही भिगोकर उनके सामने रखा और पूछा, अम्मा जी, दही ठीक है, दूध से लेंगी? उस समय वह सिर झुकाए थी। सिर उठाया तो आंखें डबडबाई हुई थी। बहू, इतना दही तो मैंने महीनों से नहीं देखा। खाऊंगी तो अपच हो जाएगा न। आंसू पोंछकर वह मुस्कुरा दी। मेरा जी धक से हो गया। तो क्या जिस बहू की तारीफ करते वह अगाती न थी, उसने उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया? मन करुणा से भर उठा। मैंने उनका हाथ हौले से सहलाकर कहा, अम्मा जी, यह घर आपका है, जो मर्जी हो बताइए। बनाने वाली मैं हूं न। उन्होंने हमें से रिलाया और धीमे धीमे चिवड़ा खाने लगी। शाम को बेटियों ने हंगामा कर दिया। नेहा ने कहा, मेरा संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल कम है, हम क्या करें? गौरव या मुझे किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। मैंने गौरव से पंडित जी से पूछने को कहा तो वह बोले, उन्हें सिर्फ श्लोक याद होगा, वह भी विशेष आयोजन के। तभी कुछ दूर बैठी अम्मा जी ने नंदी एवं नेहा को पास बुलाकर कहा, जरा अपनी किताब तो ला, देखूं कितना कठिन है यह विषय। शायद मैं ही पढ़ा लूं। आप दादी, नंदी अविश्वास से बोली, संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद भी करना होगा, आपसे नहीं होगा। ला दे तो, अंग्रेजी में अनुवाद तू कर लेना, मैं उसकी हिंदी बता दूंगी। नेहा एवं नंदी बुझे मन से किताब ले आई। अम्मा भी थोड़ी देर उसे पलटती रही। मैं चिंतित वहां से हट गई। समय व्यर्थ कर रही है अम्मा जी। अरे, तुम किसी ट्यूटर का प्रबंध करो न। क्यों? हो सकता है अम्मा पढ़ा ही लें। क्यों मजाक करते हो?
इस समय संस्कृत के मास्टरों का कितना अभाव है। जो मिलते हैं वह पैसा कितना मांगते हैं। अम्मा भला कैसे पढ़ा लेगी। आज देख लो, कहकर गौरव टीवी देखने लगे। दूसरे दिन नंदी स्कूल न गई। रात देर तक दादी से पढ़ती रही। दूसरे दिन भी जल्दी ही पढ़ने बैठ गई। नेहा का नंबर शाम को आया। रात 1 बजे तक अम्मा जी पढ़ाती रही। बेटियां संतुष्ट नजर आ रही थी। मैं डर रही थी कहीं गलत समझा दिया तो सारे नंबर कट जाएंगे। गणित की तरह ही संस्कृत में भी नंबर मिलता है। दोपहर में गौरव का फ़ोन आया। बड़ी मुश्किल से एक ट्यूटर का प्रबंध हुआ है, पर 500 रुपये लेगा। पर अम्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि कल से पेपर हैं, अब अगले सत्र में रखना। सुबह नींद खुली अम्मा के शंखनाद से। उफ, रात में भी नहीं सोई, तब भी आज जग गई। पर जब घड़ी देखी तो 8 बजे थे। मुझे झटका लगा। इतने वर्षों में पहली बार अम्मा जी का पूजा समय बदल गया था। नियम से ठीक 5 बजे पूजा करने वाली अम्मा जी ने नियम परिवर्तन कैसे कर लिया। नंदी एवं नेहा कॉपियाँ ठीक कर रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम सब सोई नहीं आज। सोई थी, पर सुबह 6 बजे उठ गई थी। दादी पढ़ा रही थी हमें। आज हिंदी का पेपर है ना। दादी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और माँ, नंदी बोली। दादी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि मुझे उम्मीद है संस्कृत में मेरे पूरे नंबर आएंगे। अम्मा जी, मैंने हमेशा दोस्त तलाशा था। उनके अंदर विद्या का यह अनमोल रत्न भी छुपा है। मैं इससे अनजान थी। हम एमए करके भी बेटियों को पढ़ाने में असमर्थ थे, जबकि अपने ज़माने की थोड़ा बहुत पढ़ी अम्मा जी हिंदी एवं संस्कृत आराम से पढ़ा रही थी। रात को गौरव ने सुना तो कहा, हाँ, माँ ने अपने विवाह के बाद शास्त्री की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से पास की थी। उनकी इस उपलब्धि को न किसी ने आका न जाना। वैसे यही माँ इस उम्र में पूजा रोककर बेटियों को पढ़ा सकती है, तो अब मैं भी गणित नियम से पढ़ा दिया करूँगा। अम्मा जी धीरे धीरे और बदलती गई। पूजा का समय भी बेटियों की पढ़ाई के हिसाब से आगे पीछे खिसकता रहा। हरिद्वार का भय जिक्र भी न करती। मैं समझ गई थी वे वहाँ से गहरी चोट लेकर आई हैं। अब वह शिकायतों का पुलिंदा न खोलती। खाली वक्त में बच्चियों के पास बैठती या कोई पुस्तक पढ़ती। मुझे प्रतीत न होता कि यह वही अम्मा जी हैं जिनके आने के समाचार ने मुझे दहला दिया था। मैंने सोचा, अब अम्मा जी को मैं कहीं न जाने दूंगी। यह निर्णय अब सिर्फ मेरा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।